नमस्कार दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जो लगभग अपने हर पड़ोसी के साथ किसी न किसी विवाद में पड़ा हुआ है। और ये जो विवाद है वो चीन के विस्तारवादी छवि के वजह से बनी हुई है। लगभग जो भी इसके पड़ोसी हैं उसके कुछ ना कुछ एरिया या पूरे देश को चीन अपना बताता है, जिसकी वजह से विवाद ऐसा बढ़ जाता है कि कभी कभी जंग का रूप लेने लगता है। भारत के साथ चीन का अगर देखें तो मई महीने से ही लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है। अब तो ताइवान के ऊपर चीन हमले की योजना बना रहा है। चीन के राष्ट्रपति ने अपने देशवासियों और अपने सैनिकों को यह तक कह दिया है कि युद्ध के लिए तैयार रहें, किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए देश को तैयार रहना होगा। और ये ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में चुनाव चल रहा है। इसी मौके का फायदा चीन उठा रहा है, क्योंकि चीन को मालूम है कि अमेरिका अब ताइवान की मदद नहीं कर सकता। दरअसल ताइवान की मदद करने के लिए साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत लगा रखे हैं। और जब वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा होता है, इसी मौके का फायदा उठाकर चीन अब ताइवान के ऊपर हमले की योजना बनाकर ताइवान को हड़प कर चाइना के अंदर मिलाना चाह रहा है। आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव हुआ है इसके पीछे क्या कारण है, रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में डिफरेंस क्या है, वन चाइना पॉलिसी क्या है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, चीन और ताइवान ये दोनों के रिश्ते के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। बात 1894 ईस्वी की है। जुलाई महीने में चीन के ऊपर जापान अचानक से हमला कर देता है। उस समय जापान एक बहुत बड़ा महाशक्ति था। चीन उसके सामने ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता था, ज़्यादा बड़ा पावर नहीं था। चीन के अंदर क्विंग डायनेस्टी का शासन था। दोनों देशों के बीच में भीषण युद्ध होता है और ये युद्ध फरवरी 1895 में यानी लगभग 7 से 8 महीने में ख़त्म होता है। 7 से 8 महीने चले इस युद्ध को फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के नाम से भी जाना जाता है। सीनो मीन्स चाइना होता है और जापान, इन दोनों के बीच में जो वॉर हुआ उसको फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में चाइना का बहुत बुरा हाल हो गया, चाइना हार जाता है और चाइना का जो भी कोस्टल एरिया है उसके ऊपर जापान का कब्जा हो जाता है, जिसमें ये ताइवान जो था उसके ऊपर भी जापान का कब्जा हो जाता है। ये हार चीन के ऊपर ऐसा सदमे जैसा लगा कि क्विंग डायनेस्टी लगभग इसके बाद इतना कमजोर पड़ा कि वो टूटने लगा और जो भी चाइना था वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगा। जैसे हमारा हिंदुस्तान आज़ादी के बाद कई छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़कर एक भारत बनाया। वैसे ही चीन भी फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर के बाद तो चीन भी लगभग छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगा। 1912 एक ऐसा साल था जब क्विंग डायनेस्टी पूरी तरह से चाइना से खत्म हो चुका था और उसके खत्म होते ही चाइना का जो भविष्य था वो अधर में पड़ गया और चाइना लगभग सैकड़ों छोटे मोटे हिस्सों में टूट चुका था। लेकिन इसी क्विंग डायनेस्टी में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हार नहीं मारी और उन्होंने एक सपना बनाया कि जो हमारा चाइना टूट चुका है उसको एक चाइना बनाएंगे और सर्वश्रेष्ठ चाइना बनाएंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान अलग अलग हिस्सों में बिखरा पड़ा था आज़ादी के बाद, उसको जोड़ के उन्होंने एक भारत और सर्वश्रेष्ठ भारत बनाई। वैसे ही चाइना के सरदार वल्लभ भाई पटेल के अगर नाम से जाना जाता है कोई, तो वो थे सुन यात सेन। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो भी क्विंग डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। लेकिन जब क्विंग डायनेस्टी खत्म हो गया तो उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था क्यूमिनटांग पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम लोग KTM भी कहते हैं। इस पार्टी के थ्रू उन्होंने चाइना को एकत्र किया और जो भी चाइना के हिस्से अलग अलग जगह टूट पड़े थे उसको एक करके उन्होंने अपने में मिलाया और फिर एक और सर्वश्रेष्ठ चाइना बनाया, जिसका नाम उन्होंने दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर आता है 1925 का दौर, जब सुन यात सेन की निधन हो जाती है। पार्टी के अंदर अगर बात करें तो सुन यात सेन के बाद अगर कोई प्रबल नेता थे तो वो थे माओ जी डोंग। लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी ये डिसीजन लेती है कि पार्टी के अंदर एक वोटिंग होगी कि कौन प्रबल लीडर बनेगा सुन यात सेन के बाद। जब वोटिंग हुई तो सबसे ज़्यादा वोट मिला चांग काई शेक को। चांग काई शेक माओ जी डोंग को पछाड़कर क्यूमिनटांग पार्टी के लीडर बन जाते हैं। जैसे ही वो क्यूमिनटांग पार्टी के लीडर बनते हैं, पहली बात तो माओ जी डोंग को ये पसंद नहीं आता है कि उनको पछाड़कर कोई और पार्टी का नेता बन जाए। और जैसे ही वो चांग काई शेक क्यूमिनटांग पार्टी के नेता बनते हैं, उन्होंने पार्टी का नाम बदल दिया और उन्होंने क्यूमिनटांग पार्टी का नाम बदलकर नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कर दी। उसके बाद जो पार्टी थी उसके अंदर 2 फुट हो गई, एक माओ जी डोंग की समर्थक हो गए
और एक चांग काई शेक के समर्थक हो गए। हालांकि चांग काई शेक के जो समर्थक थे वो मजबूत थे और ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी माओ जेडोंग नेशनल पार्टी ऑफ चाइना से अलग हो जाते हैं और वो अपना पार्टी बना लेते हैं जो आज का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये दोनों जो पार्टी थे, इन दोनों का एक ही मकसद था कि चाइना को आगे ले जाना है, लेकिन जो तरीका था वो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत था। जो दोनों पार्टी का विचारधारा था वो बिल्कुल अपोजिट था। दोनों पार्टी ये चाहते थे कि चाइना को मजबूत बनाना है, विकसित बनाना है, और जो जब फर्स्ट सीनो जापानीज वार में जो भी चाइना के जो जमीन का टुकड़ा जापान के पास चला गया, जैसे ताइवान चला गया था, उसको वापस लेना है। लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग था। माओ जेडोंग मानते थे, उनका मानना था कि देश के अंदर तानाशाही होगा और सरकार ही सब कुछ सारे फैसले लेगी। जनता के ऊपर अगर फैसले छोड़ दोगे तो जनता कभी देश को आगे बढ़ने ही नहीं देगी, अपने ही छोटे मोटे मसलों में उलझाए पड़े रखेगी और कभी हम लोग जापान से बदला नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो माओ जेडोंग थे वो एक तानाशाही सरकार में विश्वास करते थे, वही नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो एक लोकतंत्र और उदारवादी छवि में भरोसा करती थी। हालांकि दोनों का मकसद एक ही था, दोनों का मकसद यही था कि जो भी जापान ने जमीन कब्जाया उनका, उसको वापस लेना, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग अलग था, विचारधारा दोनों के अलग अलग थे। आप इस विचारधारा को बिल्कुल अपने देश से जोड़ के देख सकते हैं, जैसे कि एक होते हैं बीजेपी के कट्टर समर्थक, एक होते हैं कांग्रेस के कट्टर समर्थक। दोनों कैसे एक दूसरे से सोशल मीडिया पे अपने आपस में भिड़ जाते हैं। हाँ, हालांकि हाथापाई नहीं होता है, सोशल मीडिया पे ही होता है, लेकिन चाइना में यही जो हुआ ना, एक गलती हो गई कि जब दोनों के जो कट्टर समर्थक के वो उस समय सोशल मीडिया नहीं था, तो सोशल मीडिया पर ना भिड़ के आपस में ही भिड़ने लगे। 1927 के ईस्वी आया जब संघाई में एक नेशनलिस्ट पार्टी का जो वर्कर था वो कम्युनिस्ट के हाथ में मारा जाता है, और यहाँ से जो होता है ना रिटेलिएशन का समय आ जाता है। 1987 में इस जो नेशनलिस्ट पार्टी के वर्कर पे हमला होता है, उसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने मिलकर संघाई में जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो समर्थक है उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और हमला छोटा मोटा नहीं, वहाँ पे नरसंहार होता है, ऐसे ही काट दिया जाता था लोगों को। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मिलते थे उनको बाहर खींचो और काट दो। लगभग लाखों कम्युनिस्टों को संघाई में 1927 में मार दिया गया। और इस जो नरसंहार हुआ था, आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। इसे संघाई मैसेकर के नाम से, यानी संघाई नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1927 से जो शुरू हुआ, चाइना में एक गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध वही होता है जो घर में आपसी जो लड़ाई होता है ना, उसी को, जैसे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस वाले हैं, जब तक फेसबुक पे है, जब तक ट्विटर पे है, ठीक है, चल रहा है। जब लाठी डंडे पे अगर आ जाए ना, तो यही गृह युद्ध होता है। और यही वहां पे चीन में 1927 में स्टार्ट हो गया। 1927 में जो गृह युद्ध चाइना के अंदर पैदा हुआ, उसमें नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो कम्युनिस्ट के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे। फिर 1937 का समय आया, यानी 10 साल बाद, जब जापान ने चाइना के अंदर ये जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था उसका फायदा उठाना शुरू किया, और जापान ने फिर से चाइना के ऊपर एक हमला कर दिया 1937 में। अब चाइना के ऊपर का जो पोर्शन देखेंगे, इसे मंचूरिया कहते हैं। हालांकि मंचूरिया के जो कोस्टल रीजन थे, जिसमें ताइवान वगैरह ये सब शामिल था चीन का, उसी के ऊपर फर्स्ट जो हमला हुआ था उसमें जापान ने कब्जा किया था। लेकिन अब जो जापान का मकसद था वो ये था कि जो मंचूरिया जो जगह है इसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया जाए। इसी मकसद से जापान ने 1937 में चाइना के ऊपर दूसरी बार हमला कर दिया, और इसको सेकेंड सीनो जापानीज वॉर कहते हैं। इसमें भी चाइना हार जाता है, और चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जब जापान हमला करता है तो उस समय शांत हो जाती है, और उनसे जब जो लड़ाई लड़ रही होती है वो नेशनलिस्ट पार्टी लड़ रही होती है। इसमें होता क्या है कि जब तक ये युद्ध चल रहा होता है, जब जापान और चाइना के बीच में, इस युद्ध में नेशनलिस्ट पार्टी के लोग जापानीज के साथ हाथों मारे जाते हैं, और नेशनलिस्ट पार्टी के कमजोर पड़ती चली जाती है। और ये जो वक्त होता है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी वाले अपने आप को उठाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। 1937 तक जापान ने 2 चाइना के साथ युद्ध किए, और दोनों युद्ध में जापान को ही जीत मिली। और दोनों ही युद्ध में जापान ने चाइना के कई ऐसे टेरिटरी थे जिसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन 1945 में आपको तो मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया।
इस एटम बॉम्ब के गिराने के बाद से जापान बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया और इसी जापान की कमजोरी का फायदा उठाया नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने। जैसे ही उनको पता लगा कि जापान कमजोर पड़ रहा है तो नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने जापानीज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जापान में जाके हमला नहीं किया, बल्कि जो चाइना के जो टेरिटरी थे, जो 2 युद्ध में जापान उनके ऊपर कब्जा कर लिया था, उसी को छुड़ाने के लिए जापानियों पे हमला कर दिया और वो अपनी टेरिटरीज को छुड़ाने में सक्षम भी हो गए और जापानीज को वहां से छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी कमजोर पड़ चुके थे। और 1945 में ही ताइवान के साथ साथ जितने भी जापान के अंडर चाइना के टेरिटरीज थे, उसको नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने जापान के कस्टडी से छुड़ा लिया। 1945 में जैसे ही जापानीज ने चाइना के टेरिटरीज को खाली किया, चाइना के अंदर फिर से गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। लेकिन अब जो पड़ रहा था वो बिल्कुल पलट चुका था। जो 1927 से 1937 तक गृह युद्ध चला था, उसमें नेशनलिस्ट पार्टी के लोग कम्युनिस्टों के ऊपर भारी पड़ रहे थे और कम्युनिस्ट मारे जा रहे थे। लेकिन जो 1945 से गृह युद्ध स्टार्ट हुआ, उसमें बिल्कुल पलड़ा उल्टा पड़ गया था, क्योंकि नेशनलिस्ट जापानियों के साथ लड़ते लड़ते कमजोर पड़ गए थे और इस बीच में कम्युनिस्ट अपने आप को मजबूत कर लिए थे। इसलिए पूरी मजबूती के साथ कम्युनिस्टों ने नेशनलिस्ट के ऊपर हमला कर दिया और चुन चुनकर लोगों को, नेशनलिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया। चाहे उनके घर में औरतें हों, बच्चे हों, किसी को नहीं बख्शा जा रहा था। पूरी तरह से मांस मसक्कर किया जाने लगा। और ये जो गृह युद्ध था, जो सेकेंड फेज चला, 1945 से 1949 तक चला। ये गृह युद्ध जो था तब जाके खत्म हुआ जब नेशनलिस्ट पार्टी के लोग ये समझ गए कि उनके लिए अब मेनलैंड चाइना में कोई जगह नहीं बचा है और उन्हें मेनलैंड चाइना को छोड़ना पड़ेगा। और ये लोग चियांग काई शेक के साथ मिलकर, जो भी नेशनलिस्ट पार्टी के सपोर्टर थे, अपनी जान बचाने के लिए मेनलैंड चाइना को छोड़ दिया इन लोगों ने और शिफ्ट हो गए ताइवान में, जो कि आज आप देख रहे हैं आइलैंड है, वहां पे जाके ये लोग शिफ्ट हो गए। और ये जो ताइवान है उसका इन लोगों ने नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। नेशनलिस्ट पार्टी वालों ने ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना इसलिए कहा क्योंकि उनका ये मानना था कि अभी वो कमजोर हैं, इसलिए उनको सिमट के रहना पड़ रहा है, लेकिन वो खुद को मजबूती से फिर खड़ा करेंगे और फिर से जो पूरा चाइना उन्होंने एकत्र किया था, बनाया था, उसके ऊपर फिर से अपना अधिकार करेंगे, फिर से उसको अपने अंडर लेंगे। इसीलिए उन लोगों ने ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना ही नाम दिया। इसके जवाब में जो कम्युनिस्टों के अंदर में जो हिस्सा था, जो मेनलैंड चाइना था, उसको कम्युनिस्टों ने नाम दिया पीआरसी, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि हमारे हिस्से में चाइनीज पीपल ज़्यादा है, इसलिए ये जो मेनलैंड चाइना है इसका नाम होगा पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इन कम्युनिस्टों का भी मानना था कि जो ताइवान है वो इनका हिस्सा है, अभी बस युद्ध की वजह से वो टूट गया है, आगे जाके ताइवान को भी ये लोग अपने अंदर मिला लेंगे। इधर नेशनलिस्ट वाले जो ताइवान में शिफ्ट हो गए वो अभी भी मान रहे हैं कि वो मेनलैंड चाइना उनका है, और जो मेनलैंड चाइना में जो कम्युनिस्ट वाले हैं वो अभी ये मानते हैं कि ताइवान उनका है। 1971 तक यूनाइटेड नेशन ने भी जो चाइना था उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ही जाना जाता था, और यूनाइटेड नेशन में रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो कैपिटल माना जाता था वो उसे ताइपेई को माना जाता था, जो आज ताइवान का कैपिटल है। यानी कि ताइवान को 1971 तक यूनाइटेड नेशन में जगह मिली हुई थी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ये इतने महान थे, इनके बारे में कुछ भी बोलिए ना वो कम ही पड़ेगा। इनकी महानता इतनी है कि 1962 में इसी चीन ने धोखे से इंडिया के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इतने ये महान बनने चले थे कि हमेशा से ही पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के ये सपोर्टर रहे थे, और जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन के अंदर हमेशा से ही पीआरसी को सपोर्ट किया और रिपब्लिक ऑफ चाइना को हमेशा ही दरकिनार किया। यानी ताइवान को ये मानते ही नहीं थे कि ताइवान कोई देश भी है, और हमेशा ही पीआरसी को सपोर्ट करते थे। जब अमेरिका ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को समर्थन दिया कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए, तब हमारे प्रधानमंत्री ने पीआरसी को कह दिया कि हमें ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नहीं चाहिए, आप पीआरसी को यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दीजिए। और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूनाइटेड नेशन में जगह मिल गई। उसके बाद क्या था, इतने बड़े टेरिटरी को भला कौन इग्नोर कर सकता था, और ये टेरिटरी जो था अब तो एनएसजी का भी मेंबर बन चुका था। 1971 के बाद जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे रिचर्ड निक्सन, इन्होंने भी
इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि अब रिपब्लिक ऑफ चाइना का कोई जगह नहीं है और यूनाइटेड नेशन में जो जगह है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही मिलेगी, जिसका कैपिटल होगा बीजिंग। और 1971 के बाद से ताइवान यूनाइटेड नेशन में भी अपनी सदस्यता खो बैठा और अपनी जगह बिल्कुल खत्म हो गई। और ये अमेरिका की भी, भारत के साथ साथ अमेरिका की भी बहुत बड़ी भूल थी कि उसने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को सपोर्ट करके उसको यूएन में जगह बना दी। 1971 में जब चाइना को यूएन में जगह मिली, तब चाइना ने जब भी कोई देश के साथ वो व्यापार शुरू करता तो उस देश से वन चाइना पॉलिसी को साइन करने को कहता, यानी वो दूसरे देश को फोर्स करता कि आप मानिए कि ताइवान भी पीआरसी का हिस्सा है, यानी आज का जो आप चाइना का मेनलैंड देख रहे हैं उसका हिस्सा ताइवान है। और हर देश को, लगभग इंडिया भी इस वन चाइना पॉलिसी का सपोर्टर था और इंडिया भी मानता था कि ताइवान कोई अलग देश नहीं है, ये चाइना का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है जिसके ऊपर चाइना का पूर्ण अधिकार है। और इस वन चाइना पॉलिसी को इंडिया तो छोड़िए, अमेरिका भी पहले साइन करता था और वन चाइना पॉलिसी को मानता था। जैसे जैसे चीन मजबूत होता गया, अमेरिका को ये एहसास हो गया कि चीन कभी भी ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है और चीन के इसी गतिविधि को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी गलती सुधारते हुए साउथ चाइना सी में अपने 2 बड़े जंगी जहाज़ों को लगा दिया ताकि वो चाइना के ऊपर हमेशा निगरानी बनाकर रखे और जिससे कि चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर हमला ना कर सके। चाइना अब प्लान कर रहा है कि यही सबसे बढ़िया मौका है, जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और अमेरिका भी उधर राष्ट्रपति चुनाव में फंसा पड़ा है, यही सबसे बेस्ट मौका है कि चाइना को ताइवान के ऊपर हमला करके ताइवान को अपने अंदर मिला लेना चाहिए।